जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि अपने लोग यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इनमें से एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया मैंने। देखिए, भले चाहे टाइम कम हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, ऐसा है कि भाई मेरे हो सकता है कि मैं प्रश्न बाकायदा एक प्रश्न करा के उसके टाइप भी बताते चलता हूँ हर एक प्रश्न के। तो हो सकता है कि बताने में 1 घंटे में मुश्किल से 10 ही प्रश्न लग पा रहे हैं, लेकिन आप याद रहे वो 10 प्रश्न तैयार जरूर करें। अगले सेट में अगले तरीके के प्रश्न आ जाएंगे भाई मेरे, लेकिन प्रश्न की सीरीज बहुत अच्छी है। एक एक क्वेश्चन छांट छांट के रखा गया है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न आज आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, इसे देखिएगा और जरा लगाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिख के आ रहा है और ये प्रश्न संख्या पद्धति का है। किसका है? संख्या पद्धति का। देखिएगा जरा, इसे लगाइएगा। 263 घात 149 प्लस 263 की घात 150 और 263 की घात 151 में इकाई अंक। देखें, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इकाई अंक निकालना बताया है। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वहाँ पे मेरी कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं 20 दिन में 40 कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। उसमें एक ना एक वीडियो मैंने इकाई अंक वाला निकाला है, तो उसे वहाँ से देख लें। अब अपने लोग प्रश्न देख रहे थे। प्रश्न क्या है आपके पास? 263 की घात कितनी है आपके पास? 149 प्लस 263 की घात कितनी है? 150 और प्लस 263 की घात कितनी है? 151। ठीक, इतना है। तो सबसे पहले प्रश्न में करते क्या है? सबसे पहले जो भी घात दी है, घात को 4 से भाग देते हैं। घात को किससे भाग देते हैं? 4 से। और 4 का मैंने रूल बताया है। 4 का मैंने रूल क्या बताया भाई मेरे? 4 का मैंने रूल बताया है अंतिम 2 अंक। अंतिम कितने अंक? 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक में भाग देके देख लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3 की घात कितना बचा? 1। 3 की घात 1। भाई मेरे 4 का रूल है अंतिम 2 अंक, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। शेष फल जो बचेगा वही घात मान ली जाती है। शेष फल जो बचता है वही घात मान ली जाती है। ठीक, यहां भाग देंगे 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3 की घात कितना बचा? 2। 3 की घात कितना बचा? 2। ठीक, यहां भाग देंगे तो सिंपल सा यहां बचेगा 3 की घात 3। भाई 4 से भाग देंगे, यहां घात 1 बची, यहां 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा, सीरियल से लिखे हुए हैं। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा। अब बस इसे आराम से सिंपल से जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये है, इसे आराम से जोड़ दें। 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9 तिया 27। इन सभी को आराम से जोड़ ले भाई। देखिए, 9 3 12, 12 और 7, 12 7 कितना होता है? 19। और 19 में इकाई अंक कितना रहेगा? 9। 19 में इकाई अंक कितना? 9। हम इकाई अंक निकालने तो हमेशा इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। इकाई अंक निकालने तो 7 7 और 9, 9 7 16, 16 और 3 19। 19 का इकाई अंक कितना रहेगा? 9। ये तो हो गया आपके प्रश्न का आंसर। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए मेरी तरफ से। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या रहेगा जो आपको याद रखना है? देखिए, मैंने इकाई अंक में पढ़ाया होगा 0 1 5 6 के इकाई अंक परिवर्तित नहीं होते हैं, नंबर 1 बात। ठीक, दूसरी बात मैंने ये नहीं बताई होगी, 4 और 9 में घात अगर विषम है, घात कैसी है? विषम, तो इसके भी इकाई अंक परिवर्तित नहीं होते हैं। फिर से सुने और समझिए, 4 और 9 में घात अगर विषम है, अगर यहाँ पे इकाई अंक 4 अथवा 9 होता और घात अगर विषम होती तो उसका भाई इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि लिख दिया 4 की घात, जैसे 24 की घात लिख देते 563, 73 लिख दिया, तो इसका इकाई अंक कितना रहेगा? 4 का 4। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसी के सामने लिख दे रहे। देखो, एक्स्ट्रा फैक्टर को जरूर तैयार करते रखें। जो भी मेरे छात्र हैं वो एक्स्ट्रा फैक्टर को जरूर तैयार करते रहे। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं और स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा भाई मेरे, फिक्र मत करना भाई मेरे। मैं कैसे भी पढ़ाऊँ, पढ़ा जरूर दूंगा तुम्हें। ठीक, इधर अगर लिखा है 29 की घात 537 लिखा है, ये भी घात कैसी है? विषम है। तो 9 की घात विषम है तो 4 का 4 रहेगा और 9 का क्या रहेगा? 9 का 9 रहेगा। ये बात मैंने हमेशा बताई है, आप भी सीख लें जो भी लोग मुझे देख रहे हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है कि घात को सबसे पहले 4 से भाग देते हैं। जो भी घात होती है उसे 4 से भाग देते हैं। जो शेषफल बचता है वही घात मान ली जाती है। जो शेषफल बचता है, देखो, जो शेषफल बचा वही घात मान ली जाती है। और इसमें एक रूल मैंने और लिखाया था, एक इतना बताया होगा, फिर से सुने। 4 से भाग देने पर जो भी घात बचती है उससे जो भी शेषफल बचता है वही घात मान ली जाती है और उसके द्वारा आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर घात पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो अंतिम अंक अगर सम घात अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए, अगर अंतिम अंक अगर सम, तो इकाई अंक जो है, इकाई अंक
इकाई अंक 6 रहेगा, 6 रहेगा, ठीक। और अंतिम अंक अगर विषम, अंतिम अंक अगर विषम, विषम, तो मैंने बताया था इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक 1 रहेगा। इसका भी मतलब समझ ले 1 सेकंड में। देखें मैंने इतना बताया, देखें जरा इधर देखें, इधर ध्यान दें। अगर घात अगर पूर्णतः विभाजित घात हो जाती तो इकाई अंक अगर सम है तो इसका इकाई अंक 6 रह जाएगा, और घात पूर्णतः विभाजित है, इकाई अंतिम अंक अगर विषम है तो इसका इकाई अंक कितना रह जाएगा 1। जैसे कि मैंने प्रश्न लिखा 277 की घात 264, 264, ये घात 4 से पूर्णतः विभाजित है, घात पूर्णतः विभाजित है 4 से, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर घात पूर्णतः विभाजित 4 से हो जाती है तो इसका इकाई अंक, अगर ये विषम, अगर ये विषम तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। ये कैसा है विषम, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। देखो अंतिम अंक अगर विषम तो इकाई अंक 1। घात पूर्णतः विभाजित के लिए, घात यहाँ लिख लेना, हिंदी में लिख लेना अपने कॉन्सेप्ट में, घात पूर्णतः विभाजित तो अंतिम विषम में इकाई अंक 1। और जैसे अगला एग्जाम्पल ये लिख दूँ 288 की घात 564, ये घात पूर्णतः विभाजित है 4 से, और ये अंक कैसा है सम, तो सम में इकाई अंक कितना रहता है 6, सम में इकाई अंक कितना रहता है 6। घात अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो विषम में इकाई अंक 1 और सम में इकाई अंक 6। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये आपके स्पेशल रूल है, इन दोनों को याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके पास सामने सॉल्व कर दिया, लेकिन पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, बाद बाकी और कुछ देख लेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिख के आ रहा है, वो है छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 में जोड़ने पर 15, 20, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लासा मासा का प्रश्न है, जबकि छोटी से छोटी संख्या की बात की है, और छोटी से छोटी संख्या की अगर बात करता है तो हम लोग क्या लेते हैं लासा, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हम लोग क्या लेते हैं मासा। फिर से सुने भाई मेरे, छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो हम लासा लेते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हम लोग मासा लेते हैं, मासा, ठीक। एक बार प्रश्न नोट करिएगा, लगाइएगा जरा। देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या जैसे 15, 20 और कितने से 21 से, 15, 20 और 21 से भाग देने, जोड़ने पर, इसमें 5 जोड़ने पर, जरा ध्यान दें, 5 जोड़ने के लिए बोला गया है, 5 जोड़ने के लिए बोला गया है, ठीक, 5 जोड़ने के लिए, 5 जोड़ने पर संख्या 15, 20 और 21 से विभाजित हो, तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्या तो उसका लासा लेंगे। लासा अपने लोग सिंपल तरीके से ले रहे हैं, सिंपल तरीके से लासा, बिल्कुल जैसे बेसिक तरीके से लिया जाता है, लेकिन मैंने तरीका बताया हुआ है यहाँ। 2 से अगर काटेंगे, 2 से तब तक काटेंगे जब तक कोई 2 संख्या ना कटती हुई मिले, लेकिन 2 से केवल एक सिंगल संख्या कट रही है इसलिए इसे नहीं काटेंगे। मैंने लासा मासा पढ़ाया होगा, एक बार देख लेना जाके आप, ठीक। तो यहाँ पे 2 से इसलिए नहीं काटेंगे, केवल एक संख्या कट रही है, अगली संख्या 3 से काटेंगे। 2 संख्याएं कटनी चाहिए तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। और 3 से कटने वाली संख्या एक तो 5 थी, एक 7 थी, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। फिर से आगे देखते हैं किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। कम से कम 2 संख्याएं हो जिससे कि संख्या कटनी चाहिए तो काटेंगे। एक ही अंक से 2 संख्याएं कटनी चाहिए तो हम संख्याओं को काटेंगे, अन्यथा इसे वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक। अब बस यहाँ पे छोड़ दें, अब इनका मल्टीप्लाई करने, तो देखो 5 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 4 में, 5 चौके 20, 20 गुणा 7 तियां 21, ठीक, 21 दूनी 42, आंसर आ जाएगा 420। लासा जो आएगा आपके पास 420। लेकिन देखो 5 का गुणा क्यों किया भाई, 5 का इसलिए गुणा पहले कर लेते कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 गुणा आपको बहुत अच्छे से आता है, 10 का गुणा, फिर 20 का गुणा, 30 का गुणा, ये ऐसे बहुत अच्छे से आता है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आ चुका आपके पास 420। लेकिन यहाँ प्रश्न बोला था 5 जोड़ने के बाद, तो याद रखें लासा मासा में 5 जोड़ने के लिए बोला जाता है तो इसे घटा दिया जाता है। 420 में से 5 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 415 रुपये, 415। फिर से ध्यान देंगे, ये भाई
5 जोड़ने के लिए बोला जाता है, 5 घटा क्यों दिया जाता है? तो लासा मासा का रूल ही होता है। देखें रूल क्या होता है, रूल अप साइड में एक सेकंड में रूल देखे ले रहे हैं भाई मेरे, कैसे देखें, यदि जोड़ने को बोला जाएगा लासा मासा में तो घटा देंगे, और घटाने को बोला जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे। और इसका तीसरा पॉइंट और रहता है, अगर शेषफल होता है शेषफल तो वो भी हमेशा जुड़ता है। देखिए शेषफल हमेशा जुड़ता है, और यदि एक से ज्यादा शेषफल आए, इसका चौथा पॉइंट और याद रखना, एक से ज्यादा शेष, एक से ज्यादा शेष लासा मासा में एक से ज्यादा शेष अगर आते हैं तो वो हमेशा घटता है। ऐसे में एक समान संख्या निकल के आती है, उस तरीके से घटता है। ठीक, एक समान संख्या निकल के आती है, उस तरीके से घटता है। रूल भी याद रखेंगे, यदि लासा मासा में जोड़ने को बोला जाएगा तो घटा देंगे, ठीक, घटाने को बोला गया तो जोड़ देंगे। शेषफल हमेशा जुड़ता है अगर एक बार आता है, एक बार। जैसे कि मैं अगर इसी प्रश्न को बनाने का प्रयास करूं, मैं बोलूं कि 5 घटाने पर तो यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा, आंसर आएगा 425। 5 जोड़ने के लिए बोला गया तो 5 घटा दिया, ठीक, घटाने के लिए बोला गया तो जोड़ देंगे। और अगर प्रश्न बोलता 15, 20, 21 से भाग देने पर 3 शेष बचे 3, तो 3 ऐसे में जोड़ा जाएगा, आंसर 520 आएगा। और शेषफल अगर एक बार आता है तो वो जोड़ा जाता है, 3 अगर बोल देगा तो 3 जोड़ा जाएगा। मैं बोल देता 7 शेषफल बचे 7, तो 420 लासा था, 7 शेषफल बचे वो 7 जोड़ा जाता, 427। परंतु ये पॉइंट याद रखना, एक से ज्यादा बार अगर शेषफल आता है तो उसे घटाया जाता है, वैसे एक समान संख्या निकल के आएगी तब, ठीक। उसका भी प्रश्न आगे चल के कभी ना कभी आएगा तो वो देख लेंगे, ठीक है, नोट करिएगा यहाँ। देखें अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 0.576 पर बार। देखिए प्रश्न में इधर लिखे दे रहा हूं 0.576 पर बार। प्रश्न जरूर एक रहेगा भाई मेरे, याद रखना मेरी क्लास में प्रश्न जरूर एक रहेगा, लेकिन मैं जितने निष्कर्ष करा दूंगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करूंगे भाई मेरे। भले ही मैथ 20 से 24 नंबर की है, 24 नंबर तक की, उसमें ग्राफ भी रहेगा, लेकिन भाई मेरे उतना अगर हो गया ना फिर पूरा, तो फिक्र ना करना आप। आइएगा भाई मेरे, कोई ये नहीं कह सकता कि सर मैं ये पढ़ा नहीं हूं मुझसे होगा नहीं। अरे भैया मेरे जब हम हैं तो क्या दिक्कत है तुम्हें। देखें तुम पे ना ये अब है, देखो इसका रूल सीखे सबसे पहले तो। देखो बार वाले प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं ये ध्यान दें। देखें सॉल्व कैसे करते हैं ये देखें। जैसे कि मैं इस प्रश्न को छोड़ के अभी एक प्रश्न इधर लिखे दे रहा हूं, इधर लिखे दे रहा हूं 57 पर बार लगा दिया, 57 क्या लगा दिया बार। तो सिंपल सा तरीका रहता है कि 57 बार हटेगा, यहां कितने पे बार था, 2 पे बार था, तो 2 9 आ जाएंगे नीचे। कितने 9 नीचे आ जाएंगे, 2 9, यानी कि बार जितने पर भी हटता है उतने 9 नीचे आ जाते हैं। एक बार और देखते हैं, देखें जैसे कि मैंने बोला 0.377 लिखे दे रहा हूं, ठीक, इस पे 3 पे बार चढ़ा दे रहा हूं, तो इसका सिंपल सा रूल रहेगा 377 बटे 3 9 नीचे, 3 9 नीचे, यानी कि बार जितने से हटता है उतना बार उतना 9 नीचे लिख देते हैं, ठीक। लेकिन एक स्टार यहां मार दे रहा हूं, जैसे कि 0.567 है, ये भी प्रश्न 0.576 था, ये मैं पॉइंट इतने लिख दे रहा हूं 0.567, इतने पे बार चढ़ा रहा हूं, इतने पे बार, ठीक। अब इसका रूल देख लें, इतना तो आपने समझ लिया होगा कि अगर 2 पे बार था तो 2 9 नीचे, 3 पे बार था तो 3 9 नीचे, ठीक। लेकिन यहाँ पे लास्ट के 2 अंक पे बार है, 1 पे तो है ही नहीं, तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 567 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं है उसे घटाया जाएगा, जितने पे बार नहीं है उसे घटाया जाएगा। फिर से समझे, जितने पे बार नहीं था उसे घटाया जाएगा, जितने पे बार है आपको ये तो पता चल गया उतने 9 नीचे, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 नीचे। फिर से सुने भाई मेरे, फिर से सुनिए, 567 पे बार था, 67 पे बार, तो मैंने कहा 567 पूरा लिखो, जितने पे बार नहीं है उसे घटाओ, उसे घटाओ। ध्यान से सुन ले भाई मेरे, बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन छूटने चाहिए। 567 5 पे बार नहीं है तो 5 हटा दिया, बटे
जितने पे बार होता है, ऊपर से आपने सीखे जितने पे बार होता है उतने तो 9 नीचे, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 नीचे। एक पे बार नहीं तो 1 0 नीचे। बस इसे सिंपल से सॉल्व कर लें। इसे सॉल्व करेंगे 562/990 इतना आ जाएगा। इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेना। और इसी प्रकार से ये प्रश्न है भाई मेरे साइड में, देखिएगा भाई मेरे, इसी तरीके से बिल्कुल ये प्रश्न देखिएगा। देखिए लगाएंगे कैसे, आप डायरेक्टली सिंपल सा लिखिएगा 576 माइनस जितने पे बार नहीं है, बार है कितने पे नहीं, 57 पे बार नहीं तो 57 घटा दिए जाएंगे। मैंने क्या बताया, जितने पे बार नहीं होता है उसे घटाया जाता है। अब नीचे हर में क्या लिखेंगे, जितने पे बार है उतना 9, बार कितने पर, 1 पर है, और जितने पे बार नहीं उतने कितने 0 नीचे। कितने 0 नीचे, 2 0, क्योंकि 2 पे बार नहीं है तो 2 0 नीचे। इसे सिंपल सा घटा देंगे भाई मेरे। 16 में से 7 क्या दिए, 6 में से 7 जाएगा नहीं, 16, 16 में से 7 गया कितना बचेगा, 9। यहाँ बचा कितना, 6, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 5 तो 519/900, 519/900 सिंपल सा आंसर आ गया। आप नोट कर सकते हैं। देखिए भाई मेरे, कुछ है कुछ नहीं, मैंने इतना बताया है, जितने पे बार होता है उतने 9 नीचे, और जितने पर बार नहीं होता उतने 0 नीचे। बस इतना करना है आपको। 1 2 3 एग्जाम्पल इधर साइड से समझाए, चौथा एग्जाम्पल इससे समझाया। भाई मेरे, इससे ज़्यादा नहीं करा सकता कोई आपको। मैं जब तक हूँ अपने छात्रों के लिए उतना करता रहूँगा, लगातार करता रहूँगा जब तक एग्जाम रहेगा भाई। जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं प्रयत्न करूँगा। बाद बाकी की तो ऊपर रवि जाने क्या होगा। ठीक है भाई मेरे, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसे नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और मेंसुरेशन का प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न जरूर एक रहेगा, लेकिन आप याद रखें प्रश्न मेरे क्वेश्चन में एक रहेगा। तरीका जहां तक मुझे पता होगा उतना तो मैं आपको बताता रहूंगा। प्रश्न लगाइए, बहुत शानदार प्रश्न है। इसके साथ साथ 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके 3 कॉन्सेप्ट। ठीक, प्रश्न लिखा है, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस पथ प्रत्येक 6 मीटर चौड़े भुजाओं के समानांतर बनाए गए। इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो पथों के निर्माण की कुल लागत ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे। देखिए प्रश्न दे रहा है, एक आयताकार पार्क जो है 110 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। इसके प्रत्येक बीच में बनाया है 6 मीटर चौड़ा, 6 मीटर चौड़ा लगा बनाया है पथ। देखिए तो इसके अब अपने कॉन्सेप्ट ही देखे ले रहे हैं। 1 सेकंड लगेगा, सारी कॉन्सेप्ट इधर नोट कर ले 1 सेकंड में। देखो इसका पहला जो चित्र आता है वो इस तरीके से आता है। ये आपका पास आयताकार लंबाई और चौड़ाई वाला होगा। इसके बाहर चारों ओर चित्र बनाएगा। इसका कैसे, बाहर, इसके बाहर पहला कॉन्सेप्ट डालेंगे। इसके बाहर, बाहर एक पथ बनाया है x मीटर लंबा। ठीक, दूसरा ये आयताकार पथ है, इसके अंदर आपने पथ बनाया। ये बाहर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे अंदर। ठीक, अंदर ये x मीटर अंदर। ठीक, और तीसरा ये वाला प्रश्न है, तीसरा ये वाला प्रश्न है, ये बीचों बीच इसके एक पथ बनाया, बीचों बीच। ठीक, बीचों बीच, बीचों बीच। तो तीनों कॉन्सेप्ट एक बार में नोट कर लेंगे। देखें, अगर आप देखें, पहले चित्र बना लें, चित्र बना लें 1 सेकंड में। देखें, अगर आपने बाहर पथ बनाया, बाहर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, x मीटर लंबा बाहर पथ बनाया है, तो उसका पथ का क्षेत्रफल होगा, पथ का क्षेत्रफल बाहर वाले में पथ का क्षेत्रफल होगा 2x l प्लस b प्लस 2x। देखिए ध्यान दें, पथ का क्षेत्रफल अगर आपने बाहर x मीटर चौड़ा पथ बनाया है, वो x मीटर चौड़ा होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो पथ का क्षेत्रफल आएगा 2x l प्लस b प्लस 2x। और यदि आपने अंदर पथ बनाया, अंदर, तो अंदर के लिए लिख लेंगे 2x l प्लस b माइनस 2x। देखें, अंदर वाले के लिए 2x l प्लस b माइनस 2x। देखो अंतर कितना है, 2x l प्लस b प्लस 2x। बाहर के लिए प्लस रहेगा 2x और अंदर के लिए क्या रहेगा, माइनस 2x। ये अंदर वाले के लिए हो गया। अब अपने लोग प्रश्न करने जा रहे हैं अब बीचों बीच वाले का, बीचों बीच वाले का। तो बीचों बीच वाले का तरीका रहेगा x l प्लस b और माइनस x।
देखें बीचों बीच वाले का तरीका रहेगा x l प्लस बी माइनस एक्स। पहले तो ये तीनों कॉन्सेप्ट नोट कर ले, अब उसके बाद हम लोग प्रश्न पे चल रहे हैं, देखेंगे एक सेकंड में प्रश्न को भी उड़ा देंगे भाई मेरे, ऐसे ही गर्दा उड़ जाएगा, गर्दा बचेगा कुछ नहीं, फिक्र ना करें भाई मेरे, फिक्र ना करें। अब देखते हैं अपने लोग प्रश्न पे आते हैं। याद रखना तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों के सवाल लगे हुए हैं सामने, बस लगाना कितना लगाना अप्लाई कर ले। देखें आपके पास लंबाई दी है, लंबाई कितनी दी हुई है आपके पास 110 मीटर। देखो लंबाई दी है 110 मीटर और चौड़ाई दी है 70 मीटर। अब इसके बीचों बीच एक पथ बनाया है, बीचों बीच कितने x बराबर जो दिया है वो कितने मीटर बनाया है 6 मीटर। कितने मीटर का पथ बनाया है 6 मीटर का पथ बनाया है, ठीक 6 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, चेक कर ले एक बार क्या दिया है, मीटर दिया है, ठीक मीटर दिया तो मीटर और सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। सबसे पहली बात पथ का क्षेत्रफल निकालने भाई मेरे, पथ का क्षेत्रफल, और पथ का क्षेत्रफल बीचों बीच का मैंने कितना बताया, बीचों बीच का x l प्लस बी माइनस एक्स, बस इतना लगाना है, इतना ही लगाना है। x का मान वहां जगह चिपकाना है। देखो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल जो लेकर के आएगा x l प्लस बी माइनस एक्स, बस इतना l प्लस बी माइनस एक्स भाई मेरे, बस उठा के लगा दीजिएगा। देखें x का मान है कितना 6, l प्लस बी 110 प्लस 70 माइनस 6, ठीक तो 6 180 में से 6 गया कितना बचेगा 174, 174। अब इसका इसमें गुणा कर दें, 6 चौके 24, 6 छत्ते 42, 42 43 44 और 6 कम 6 6 4 10। जो पथ का क्षेत्रफल आएगा वो इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पथ का क्षेत्रफल नोट कर लें, पथ का क्षेत्रफल। लेकिन आपसे जो प्रश्न कह रहा है, देखो प्रश्न सिंपल है, पथ का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया यहां से 1 सेकेंड में, लेकिन प्रश्न कह रहा है जो वो लागत लगा रहा है 175 रुपए प्रति मीटर की दर से, इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपए प्रति मीटर की दर से है। भाई 1 मीटर स्क्वायर पर कितना 175 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर पे, तो टोटल इतना मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर पर 175 रुपए, तो 1044 मीटर स्क्वायर पर कितना रुपया, तो 1044 में गुणा कर देंगे 175, बस इसका सिंपल गुणा करना है, और गुणा करने के बाद मेरे ख्याल से आंसर आएगा 182700, 182700 रुपए। बस गुणा वो आपको करना है भाई मेरे, गुणा तो आपको करना ही होगा, इसका गुणा इसमें कर देना है। आंसर देखो पथ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है पथ का क्षेत्रफल नंबर 1, बाहर के पथ का क्षेत्रफल 2x लगाना है, 2x x का मान l प्लस बी प्लस 2x, अंदर के पथ का मान 2x l प्लस बी माइनस 2x, और बीचों बीच का मान तो x l प्लस बी माइनस एक्स, बस इतना लगाना है और आंसर प्राप्त करना है। ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था, लगाइएगा। एक बात भाई मेरे याद रखना, इन सीरीज में जो भी क्वेश्चन फंसे जाते हैं मैं तरीकाबद्ध करा दे रहा हूँ, कितने कितने टाइप बन सकते हैं, इन्हें भाई साहब कहीं रख लेना करके, इससे बाहर पेपर अगर जा रहा है तो भाई फिर तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, करके रख लेना भाई मेरे, मैं बोले दे रहा हूँ अभी भी आपको, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके वेतन में से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है, तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, रेशियो का प्रश्न है, बिल्कुल आराम से लगाइएगा, बिल्कुल सिंपल है, देखेंगे ना लगाई। देखिए प्रश्न में दिया है रवि और सुमित के वेतन का अनुपात, रवि है और सुमित है, रवि को R से लिखे दे रहे, सुमित को S से लिखे दे रहे, इनके वेतन का अनुपात दिया 4:5, 4:5।
अब प्रश्न दे रहा है प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि की जाती है। लो भाई, प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि कर दी और अनुपात दे रहा है 35:40, 35:40। देखिए सिंपल। अच्छा, नीचे वाला ये अनुपात कट जा रहा है, अगर कट जा रहा है तो इसे काट देंगे। इसे सही तरीके से मैं इधर लिखे दे रहा हूँ 4:5, और ये कटने के बाद 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ये कटने के बाद आ गया 7:8, 7:8। ठीक, अब जरा चेक करेंगे ये सीधा सीधा जो अंतर है वो सेम है कि नहीं। 4 और 3 7, 5 और 3 8, जो मैंने सीधा सीधा अंतर देखा वो सेम है दोनों जगह। अगर सेम है तो हमें प्रश्न में कुछ करना ही नहीं पड़ता है। सीधा सीधा अंतर अगर सेम है, कितने का अंतर है 3, 3 बराबर कितने हजार की वृद्धि की है 6000 की, 3 बराबर 6000, तो 1 बराबर 2000, 1 बराबर कितना 2000। ठीक, अब प्रश्न आपसे सिंपल सा पूछ रहा है, ये रवि थे, ये सुमित थे, सुमित का बाद वाला वेतन, सुमित का बाद वाला वेतन, सुमित का बाद वाला वेतन कितना है 8, तो 2 अट्ठे 16,000, 2 अट्ठे 16,000। अगर प्रश्न करता कि रवि का बाद वाला वेतन तो 2 सत्ते 14,000, और अगर प्रश्न करता इधर 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 ध्यान दें, अगर प्रश्न करता सुमित का पहले वाला वेतन तो 2 पंजे 10। ठीक, अगर रवि का पूछता तो 2 चौके 8। सिंपल है भाई मेरे। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये सुमित का वेतन कितना आ जाएगा 16,000 रुपए, नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए अगला प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क का दे रहा है, दिया है प्रश्न, यदि 25 पुरुष एक काम को 36 घंटे में कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, देखते ही लग गया होगा शायद मेरे, ये प्रश्न तो देखते ही उड़ गया होगा भाई। देखें और नोट कर लेंगे इसे। देखिए ये टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, MDH, आपने खाया होगा MDH मसाला, तो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। देखिए ये है क्या, M मतलब मैन होते हैं, ठीक, D मतलब डे होते हैं दिन, H मतलब आवर, आवर, आवर मतलब घंटे, और W होता है, W1 होता है वर्क, वर्क। फिर से ध्यान दें भाई मेरे, देखें M मतलब मैन, D मतलब डे, H मतलब आवर और W मतलब वर्क। अब इसमें से जो भी दिया है वो आपको लगाना पड़ेगा। आपको मैन दिए हैं तो मैन लगाइएगा, डे दिए हैं तो डे लगाइएगा, आवर दिए हैं तो आवर लगाइएगा, और वर्क दिया तो वर्क लगा दीजिएगा। ये सारे के सारे आपको लगाने हैं। देखो प्रश्न में आपको दिया था 25 मैन, 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति किसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं 36 घंटे। घंटे दिया तो H लिख दिया, M और H दिया है, इसमें डे नहीं दिया तो डे नहीं लिखेंगे। ठीक, M1 D1 अपॉन W दिया ही नहीं है। W क्या होगा, W जैसे कि ये किसी काम को कर रहे होते, या 550 मीटर लंबी दीवार को बना रहे होते, या 230 मीटर लंबा गड्ढा खोद रहे होते, कुछ भी होता, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न में W वही होता वर्क। तो प्रश्न आपसे सिंपल सा कह रहा है 12 मैन इसे कितने घंटे में कर देंगे, कितने घंटे, H पूछा गया मान लो। ठीक, तो 12 3 36, H बराबर 25 3 75 घंटे, 25 3 75 घंटे। नोट कर ले भाई मेरे, बस सिंपल सा प्रश्न था, बिल्कुल कूड़ा। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी तय करते हैं। ठीक, तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस मेरे ख्याल से मेरे से इतना अच्छा किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई मेरे,
बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है स्पीड टाइम डिस्टेंस में तो 3 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, वहाँ पे देख लेना जाके, बहुत ही अच्छा कवर किया है। प्रश्न दे रहा है रघु और रमन, एक बार देखिएगा, रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को, देखो मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट, जब कभी भी दूरी का प्रश्न पूछा था, दूरी का, और एक दूसरे से लेट हो जाता है या अथवा पहले पहुंच जाता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए मैंने बताया है, चाल का गुणा, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर, चाल का अंतर इनटू मिनट, मिनट बटे 60। ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगाएं, हमेशा हमेशा कारगर होगा। चाल का गुणा बटे चाल का अंतर इंटू मिनट बटे 60। चाल का गुणा, चाल दी है, एक की चाल दी है 10, दूसरे की चाल दी है 8, रघु और रमन है, बटे चाल का अंतर, इन दोनों में अंतर कितना है 2, भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। चाल का गुणा बटे चाल का अंतर, जब कभी भी प्रश्न में दूरी पूछी जाएगी डी बराबर, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब कभी भी कोई भी इंसान लेट हो जाए या पहले पहुंच जाए, हमेशा यही लगाना है, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर इंटू मिनट बटे 60। देखिए चाल का गुणा हो चुका चाल का अंतर, अंतर इन दोनों में कितने का 2, मिनट, मिनट कितना दिया 30 मिनट, 30 मिनट बटे कितना करना है 60, 30 बटे 60 बस। तो 30 दूनी 60, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सिंपल सा दूरी निकल के आएगी 10 दूनी 20 किलोमीटर, 10 दूनी 20 किलोमीटर। सिंपल है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा दिया है भाई मेरे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न कभी भी आए बस इतना कॉन्सेप्ट लगाना है और आपको आंसर प्राप्त करना है, ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा आज का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लगा दिया है 6225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा कि पहले के हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना तथा तीसरे हिस्से के 7 गुना आपस में बराबर है, तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, तीसरे हिस्से के 7 गुने आपस में बराबर है। एक बार नोट करिएगा, लगाइएगा, फिर मैं बता दे रहा हूं। देखिए प्रश्न में दिया है 6225 रुपए, 6225 रुपए। अब आगे लिखा है ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर है। ये तीनों आपस में बराबर थे, मैंने तीनों को बराबर कर दिया। ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 7 गुना आपस में कैसे बराबर है, तो मैंने सभी को बराबर कर दिया। अब यहाँ लिखते कैसे, देखो ए का मान लिखना है, तो ए का मान लिखना मैंने कई बार बताया, ए का मान लिखना तो ए छुपा लो इसमें, 7 पंजे 35। भाई मैंने बताया है छोटी छोटी वीडियो में, रेशियो के टॉपिक में बताया है, ए का मान बताना तो ए छुपा लो, बच्चे कुछ का गुणा 7 पंजे 35। बी का मान बताना है तो बी छुपा लो, 7 चौके जो बचेगा 7 चौके 28, बी का मान 28, बी का मान 28, ठीक। सी का मान बताना है, सी छुपा लो, 5 चौके 20, जो बचेगा उसका गुणा। फिर से सुने, ए का मान बताना है, ए छुपा लो, 5 सत्ते 35, बी का मान बताना है, बी छुपा लो, 7 चौके 28, सी का मान बताना है, सी छुपा लो, 5 चौके 20, ठीक। अगर ये सिंपल हो रहा था तो इसे सिंपल कर देंगे, नहीं हो रहा तो इसे जोड़ लेंगे। टोटल देखो 8 और 5 13, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, टोटल कितना होगा 83। 83 बराबर दे रहा 6225, 6225, 83 बराबर कितना दे रहा 6225, ठीक। अब इससे ये कैंसिल आउट करेंगे, देखो 83 ये भाज्य संख्या है, देखो कट नहीं रहेगी, और डायरेक्टली अगर काटेगी तो इससे ये टोटली 75 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 75 बार, देख लेना आप, काट लेना 75 बार कटेगा, ठीक है। अब एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 75, एक की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब आपसे प्रश्न पूछा है पहले और दूसरे के बीच अंतर, तो पहला और दूसरे के बीच अंतर, भैया मेरे इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 5, ये 28 लोग 30, 30 और 5 35, टोटल कितने का अंतर है 7। भाई 2 5 और 2 7 का अंतर है, तो 1 बराबर 75 है, तो 7 बराबर, तो 7 इंटू 75, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 49 50 51 52, टोटल आंसर आ जाएगा 525, 525 रुपया। नोट कर ले भाई मेरे, बहुत ही शानदार प्रश्न था, नोट कर ले एक बार।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखे आ रहा है, देख लीजिए ऐसे जरा। प्रश्न दे रहा है एक संख्या में 25% कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करें। देखिए भाई मेरे, ऐसे प्रश्न में कुछ करना ही नहीं होता परसेंटेज के। एक बार आपने 25% की कमी की है और एक बार आपने 25% की वृद्धि की है। हम लोग 25 को चाहे आर मान लो, क्योंकि दोनों जगह अगर समान है तो समान है, तो उसके लिए सीधा डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ हमेशा आर स्क्वायर बटे 100 की कमी आती है, कमी। यानी कि यहाँ पे हमेशा अगर दोनों जगह वस्तु समान है, दोनों जगह मतलब दोनों जगह डिजिट अगर सेम है तो कुछ करना ही नहीं है। 25% कमी 25% वृद्धि, इसमें हमेशा ही कमी रहेगी, इसका आंसर हमेशा रहेगा कमी। तो आर स्क्वायर बटे कमी होगी कितनी की, आर स्क्वायर बटे 100। आर स्क्वायर मतलब 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बटे 100, और 25 का वर्ग लिखेंगे 625, 625 बटे 100। इन्होंने देखो दशमलव में दिया आंसर तो दशमलव लगा दिया, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे लगाया है। इसका आंसर इतना 6.25 या 6.25% की कमी। और इसे अगर मैच करेंगे तो 6 से ही 1/4% की कमी हो जाएगी, 6 से 1/4% की कमी हो जाएगी। अगर बाई चांस देखे अब और थोड़ा समझ लें, 6.25 की कमी, अगर प्रश्न में ये लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता 30% वृद्धि और 30% कमी, तो हमेशा याद रखना ऐसे प्रश्न में हमेशा कमी आएगी। और कमी कितनी आएगी, आर स्क्वायर बटे 100 की कमी। आर स्क्वायर मतलब 30 का वर्ग, 30 गुणा 30, 30 30 900 बटे 100, तो 00 से 00, आंसर आएगा डायरेक्टली कितने परसेंट की कमी, हमेशा 9% की कमी। तो ऐसे प्रश्न में कभी भी प्रश्न आ जाए इसका, तो हमें इसके पहले इतना लगाना है, इतना कॉन्सेप्ट नोट करना, आर स्क्वायर बटे 100 की हमेशा कमी रहेगी, आर स्क्वायर बटे 100 की कमी रहेगी हमेशा के लिए, नोट कर ले भाई मेरे। देखें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 7:3 है। ए और बी की सामग्री को 4:3 में मिलाया गया तो परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात। बहुत ही जानदार प्रश्न है। इस जानदार प्रश्न की मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, रेशियो के कॉन्सेप्ट में मैंने बनाई है, जाके मिश्रण के टॉपिक में। इसके 3 टाइप मैंने सिखाए हैं, चाहे तो आप उन्हें वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइम मैं बता दे रहा हूँ, आप बकायदा तसल्ली से देखिएगा। देखिए अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात पहले वाले में कितना दिया 3 और 2, और दूसरे वाले में कितना दिया 7:3, 7:3 अम्ल और पानी। इसके टोटली 3 टाइप बनते हैं और तीनों टाइप मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं। वो शॉर्ट्स वीडियो में कहीं ना कहीं आपको 20 दिन की 40 कॉन्सेप्ट में बड़ा अच्छा वीडियो मिलेगा इसका। देखिए सबसे पहले इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, इन्हें 4:3 में मिलाया गया। इसके टोटली 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, या इन्हें समान मात्रा में मिलाया जाए। इसके 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, 3, और तीनों बहुत अच्छे से समझाए मैंने। टोटल वैल्यू 5, टोटल वैल्यू 10। सबसे पहले इनका लासा आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, ठीक। और ये अम्ल था और ये पानी था, बस ऐसे लिख ले। क्या किया मैंने, टोटल वैल्यू ये 5 थी, टोटल वैल्यू ये 10 थी, इनका लासा 5 और 10 का लासा 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। अब हमें सिंपल सा अम्ल लिखना है और हमें पानी लिखना है। देखो अम्ल लिख लो 3 दूनी 6 बटे इसमें पानी लिख लो 2 दूनी 4 प्लस प्लस आगे बढ़ो 7 एकम 7, यहाँ पानी लिख लो 1 3 3, ठीक। अगर प्रश्न आपका आता समान मात्रा में मिलाया इन्हें, समान, तो ये आपका प्रश्न का आंसर हो चुका है। अगर प्रश्न आपको बोलता इन्हें समान मात्रा में मिलाया गया तो प्रश्न का आंसर ये हो चुका। लेकिन प्रश्न आपसे कह रहा है, मैंने कहा था 3 कॉन्सेप्ट आते हैं इसके, समान मात्रा और इन्हें 4:3 में मिलाया गया। अगर समान मात्रा होता तो ये आंसर, ठीक।
लेकिन प्रश्न कह रहा है इन्हें 4:3 में मिला है, 4:3। तो सिंपल सा करते हैं, पहले वाले में 4 का गुणा, दूसरे वाले में 3 का गुणा, पहले वाले में 4 का गुणा, दूसरे वाले में 3 का गुणा। फिर से सुने भाई मेरे, अगर इन्हें 4:3 में मिलाएंगे तो पहले वाले में 4 का गुणा, दूसरे वाले में 3 का गुणा, पहले वाले में 4 का गुणा, दूसरे वाले में 3 का गुणा। अब बस गुणा करके आपको लिखना है, बस 6 चौके 24, 7 तिया 21, 24 + 21 बटे 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 + 9 = 4 और 1 5, 2 2 4, 45 बटे 9 7 16, 9 6 15, 9 6 15, 9 6 15 और कितना हो जाएगा 25। तो आराम से काट दो, 5 पंजे 25, 5 45। आपका आंसर आएगा 9/5। 9/5 बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा भाई मेरे, और लगाते रहिए एक एक कॉन्सेप्ट। भाई ऐसा गर्दा उड़ाऊंगा मैथ का कि समझ में नहीं आएगा। देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक निश्चित धनराशि 5% की ब्याज की दर पे 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 है, वह राशि कितनी है? क्या भाई शानदार सेट रहा, कितना अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं सेट में। ठीक, एक बार नोट करिएगा सारे के सारे प्रश्न लगाएं। देखें, 2 वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर का फार्मूला मैंने अभी 2 दिन पहले अथवा 1 दिन पहले इसका शॉर्ट वीडियो डाला था 40 वाले 44 कॉन्सेप्ट में। देखें, 5% की दर से, दर दी है 5%, दर 5%, 2 वर्ष का सीआई माइनस एसआई कितना दिया है? 152 रुपए। और आपका जो मूलधन निकालने का तरीका होता है, P बराबर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए P बराबर 100/R इंटू 100/R इंटू डिफरेंस, बस सिंपल सा लगा दिया है। D मतलब अंतर, D मतलब अंतर, बस इतना ही लगाना इस कॉन्सेप्ट के लिए। देखो 100 दर, दर कितनी है आपके पास? 5%, 100/5। ठीक, आगे और लगाएं, 100/5 इंटू अंतर, अंतर है कितना? 152 रुपए, 152 लिख देंगे बस। 5 पंजे 25, 25 चौके 100। तो मूलधन P बराबर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, और कितने जीरो? 2 जीरो, बस आंसर आ गया सिंपल सा। लेकिन 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 ये तो है 2 साल वाला, इसके साथ ही साथ अपने 3 साल वाला भी देख ले रहे हैं। कितने साल वाला देख ले रहे हैं? 3 साल वाला। देखिए 3 साल वाले में ये होता है केवल 2 साल के लिए वैलिड, 2 साल के लिए। ठीक, 3 साल के लिए कितना करते हैं? 3 साल, साइड में लिख के दे रहा हूँ। 3 साल के लिए मूलधन बराबर 100/R इंटू 100/R इंटू 100/300 प्लस R। इतना चेंजमेंट रहता है, 100/300 प्लस R इंटू डिफरेंस। बस 3 साल का अगर है तो बस इतना लगाना और वहां से आंसर प्राप्त कर लेना। 3 साल का दिया तो 100/R इंटू 100/R इंटू 100/300 प्लस R इंटू डिफरेंस। देखो भाई मेरे पुलिस वाले हैं, इसको मतलब जा थोड़ी ना बहुत लेंथी देखें, आराम से छोटे छोटे देखा चले, सीखत चले, तरीका बद याद करते रहे। भाई साहब पेपर इधर से इधर ना हिल सकते, देख लियो तो। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, दिया है एक वस्तु को 70 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, यदि इसे 206.4 में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? बहुत ही जानदार प्रश्न है, एक बार देखिएगा और लगाइएगा।
प्रश्न बड़ा सिंपल सा दे रहा है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने से 15% हानि होती है। देखें, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने से 170 रुपए में बेचने से क्या हुआ, 15% हानि हुई। तो सीधी सी बात है, कितने परसेंट वैल्यू के बराबर है ये, 85%। देखें फिर से सुनिए, 170 रुपए में बेचने से, 170 ही रुपए है, ठीक, 170 रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, तो कितने परसेंट वैल्यू के बराबर है, 85। अगर ये 15% लाभ होता तो 115 को होता। फिर से सुन ले भाई मेरे, 15% लाभ होता तो 115 होता, 20% लाभ होता तो 120 होता, और 20% हानि होती तो 80 के बराबर होता। ठीक, आगे सवाल इसमें बोला 206 रुपए में बेचा इसे, 206 रुपए में, 206.4 रुपए में बेचा है। इसे जरा चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकाल ले, क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकाल ले। तो 170/85 इंटू 100, 85 दूनी 170, 100 दूनी 200। इसका सीपी निकल के आ गया सिंपल सा 200 रुपए। कितना रुपए निकल के आ गया, 200 रुपए। अब प्रश्न कह रहा है आपसे, इसे 206.4 रुपए में बेच दें। अरे भैया मेरे, 200 की चीज और 206.4 में बेच दिया तो क्या हुआ, लाभ हुआ है। कितने को लाभ हुए, 6.4 को लाभ। और जो लाभ भाव कितने से, 200 से, परसेंटेज गुणा 100, भाई लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सिंपल सा आंसर आएगा 3.2% का लाभ। ठीक, नोट कर ले भाई मेरे। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई, सीरीज कैसी चल रही है, बता देना मुझे कि सेट पेपर कैसा चल रहा है भाई। कमेंट में जरूर बता देना कि भाई मेरे सेट पेपर कैसा रहा। भले ही मैंने लेट बोला है लेकिन अब बोल दिया। अगर सेट पेपर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करना, जिससे मुझे हौसला आएगा। इसी प्रकार के मैं और प्रश्न लेके आऊंगा फिर आगे चल के, और दुगनी मेहनत से लेके आऊंगा। अपने बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, फिक्र ना करें भाई मेरे। देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखे आ रहा है, ट्रेन टॉपिक का सवाल है। प्रश्न दिया 180 मीटर लंबी एक ट्रेन और 92 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रही है। उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करी, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया। देखें, उसी दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है। दूसरी ट्रेन, जिस दिशा में एक ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में दूसरी ट्रेन जा रही है, तो समान दिशा में चालें क्या हो जाती है, समान दिशा में चालें घट जाती है। समान दिशा में चालें घट जाती है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया भाई मेरे, मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी और समान दिशा में चालें घट जाएंगी। ठीक, फिर देखिएगा और लगाइएगा। देखें, समान दिशा में है चालें, अगर समान दिशा में एक की चाल है 92 और दूसरे की है 74, समान दिशा में चालें घट जाती है। चाल में गुणा कितना करेंगे, 5/18। और एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, चलती रेलगाड़ी को पार करी, तो दोनों बड़ी बड़ी है, दोनों बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और एक की लंबाई कितनी दी है आपके पास, 180 मीटर, दूसरे की रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। बटे कॉन्सेप्ट इतना ही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये चाल दी है, समान दिशा में चालें घट जाती हैं, चालें घट जाएंगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। समान दिशा में चालें घट गई, गुणा 5/18। रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है रेलगाड़ी। अब कई लोग कहेंगे 5/18 का गुणा क्यों किया गया भाई मेरे, 5/18 का गुणा इसलिए किया गया कि रेलगाड़ी की लंबाई दी है मीटर में, इसलिए बस। ठीक, जो नए छात्र पढ़ रहे हैं वो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आर मान ली मैंने। एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, 60 सेकंड। कितने सेकंड का समय ले रहे हैं, 60 सेकंड। इसे सॉल्व कर लें, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 8 में से गया 1 बचेगा, गुणा 5/18 इज इक्वल टू 180 प्लस R बटे 60। 18 से 18 कट गया, 6 पंजे 300, 300 इज इक्वल टू 180 प्लस R। तो रेलगाड़ी की लंबाई सिंपल से निकल के आएगी, 180 इधर घटा देना, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगी 120 मीटर, 120 मीटर, सिंपल सा आंसर बस।
नोट कर ले भाई मेरे, बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न था, एक बार नोट करिएगा इसे, जानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, इसे देखिएगा और जरा लगाइएगा। प्रश्न दिया है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 650 और 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 754 है, तो मूलधन ज्ञात करें। राशि देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 3 वर्ष में कुल धनराशि 650 और 4 वर्ष में 754। देखिए 4 वर्ष में ऊपर लिख लें, 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है 754 और 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है 650। 3 वर्ष में कितना 650। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अपने लोग अंतर देखेंगे। एक वर्ष में ब्याज कितना मिला, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 0 गया, कितना बचेगा 4। ठीक, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1। तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिला 104 रुपए। एक वर्ष में ब्याज कितना मिला 104 रुपए। यहाँ अपने लोग 2 प्रश्न सीखे, इससे 2 प्रश्न आते हैं हमेशा। अब पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा मूलधन, तो मूलधन निकालेंगे कैसे। अब या फिर अपने लोग 3 वर्ष का यहाँ पे कम कर दें या फिर ऊपर जाके 4 वर्ष का कम कर दें। एक वर्ष में ब्याज 104 रुपए, एक वर्ष में ब्याज कितना मिल गया आपको 104 रुपए। ठीक, अब या फिर अपने लोग 3 वर्ष का कम कर दे। देखो 3 वर्ष का कम करेंगे, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, तो टोटल 650 में से 312 घटा देंगे। 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 312 जैसे ही घटाएंगे तो आपके पास ये प्रश्न जो निकल के आएगा मूलधन का आ जाएगा, मूलधन। ठीक, कितना आ जाएगा, कितना 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 3 गया 3। मूलधन कितना निकल आएगा 338 रुपए। मूलधन सिंपल सा निकल आएगा 338 रुपए। नोट कर लें भाई मेरे। अगर इस प्रश्न में दर भी पूछता, दर, तो दर कैसे निकालते देखें। मूलधन SI का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100। देखिए लगाएंगे कैसे, देखिएगा SI सिंपल इंटरेस्ट एक वर्ष का है कितना 104 रुपए, तो 104 रुपए ब्याज जो है, मूलधन कितना है 338 रुपए, 338 पर दिया है। दर हमें निकालना है, समय कितना 1 वर्ष बटे कितनी 100। बिल्कुल भैया सिंपल तरीका से लगा दे रहे हैं, सिंपल तरीका से। यहाँ से दर आप निकाल सकते हैं 104 गुणा 100 करके बट्टे 338 करके, यहाँ से दर आप लोग निकाल लेना। ठीक है भाई मेरे, इसे नोट करिएगा।